जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अब लौटते हैं मूल विषय पे। 1775 से 1790 का हम रिकैप कर रहे थे और अभी वडगांव 79 1780 तक तो हम आ गए। आज आगे बढ़ते हैं। 1779 के हार से काफ़ी परेशान ये गोरे अब अचानक अपनी आक्रामकता दिखाने लगे थे। दिसंबर 79 से वो वॉरेन हेस्टिंग्स गोहात के राणा के पीछे पड़ा था। वॉरेन ने गोहत के राणा को मराठी विरोध जताने में अपना बल दे दिया, उससे संधि कर ली। हैदर से फरवरी 1780 में नाना ने बड़ी बुद्धि लगा के संधि कर ली। जून में गोमांतक के पुर्तगीजों से भी नाना ने शांति वार्ता शुरू की, उनसे भी हस्ताक्षर कर लिया। वैसे ही डच और ये स्वीडिश एक छोटा सा ठाना था, उनसे भी कर लिया। जुलाई 1780 में आते हैं तो हम देखते हैं हैदर ने सीधा मद्रास पे हमला बोल दिया। वही नवंबर में उसी साल 1780 में ये दर दर मध्य भारत, मालवा में और गुजरात में मौका ढूंढते हुए गोडार्ड पहुंचा फिर से एक बार महाराष्ट्र में वसई में। 8000 सोजिर और 5 युद्धपोत लेकर गोडार्ड ने पूरे इंग्लैंड को, खुशी के जो 2 पल ब्रिटिशों को चाहिए थे, जो वडगांव ने छीन लिए थे, वो गोडार्ड ने उनको वापस दे दिए। वसई गोडार्ड जीत गया। दिसंबर में वसई के लड़ाई में रामचंद्र गणेश ने हमारे बलिदान दिया। वसई से प्रेरित और धुंध होते हुए कैमैक ने सिपरी पे हमला किया और किले को जीत लिया। आते हैं फरवरी 1781। फरवरी 1781 में चौगदे गांव में ये दोनों सेनाएं फिर आमने सामने भिड़ी। चौगदे में ये ट्रेडिशनल युद्ध में भिड़ गई। इन दोनों में चौगदे में कोई निर्णय नहीं लगा है, क्योंकि दोनों सेनाओं ने अपनी सेना पीछे हटा दी। यहीं ये फरवरी मार्च 1781 में ये चौगदे में लड़ी। वहाँ अप्रैल 1781 में स्वयं महादजी सालभाई पहुँचे। वहाँ पे 17 मई 1781 वो तथाकथित सालभाई की संधि महादजी ने अंग्रेजों से कर ली। अब उसके बारे में तो 2-3 एपिसोड हमने कर लिए हैं, आपको पता होगा। उसके बाद मित्रों बस 2 महीने उसके बाद में ये दोनों अपनी सेनाओं को फिर ताज़ा करने के लिए थोड़ा सा उन्होंने समय लिया, अपनी सेना में व्यवस्थाएं ठीक ठाक की और युद्ध सज्ज करने में जुट गए। तारीख आती है 10 अगस्त। 10 अगस्त को नाना ने मुंबई के 5 जो मुंबई जाने वाले 5 रास्ते थे ना मुख्य, उनको बंद करके मुंबई की नाकाबंदी कर दी ब्रिटिशों की। दिसंबर 81 में डेविड एंडरसन ने सीधा मराठों के युद्ध शिविर में भेंट वार्ता कर ली। ये मित्रों, डेविड एंडरसन ये पहला ब्रिटिश ऑफिसर था जो नवंबर 1780 के बाद मराठों के पास चर्चा करने के लिए पहुंचा था। 81 दिसंबर में
मराठों से बात करके फरवरी में डेविड एंडरसन कोलकाता पहुंचा। दिसंबर में मराठों से बात की, वहाँ जो बातचीत हुई उसका ब्यौरा देने के लिए गवर्नर जनरल कलकत्ता के पास ये पहुंच गया। अब वो कलकत्ता गया तो वॉरेन हेस्टिंग्स तब प्रयागराज में था, वो भी डेविड एंडरसन से मिलने के लिए कोलकाता पहुंचा। ये घटना ओडिशा और जो बांग्ला है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसे इंगित किया है। यहाँ ये विषय थोड़ा विषयांतर होगा, इसके लिए आप समझ गए कि भाई उड़ीसा और बंगाल में यानी मुदोजी भोसले का कुछ ये मसला है। तो वही करके इसके लिए ये हेस्टिंग्स भी प्रयागराज था, ना कि कलकत्ता था। लेकिन हेस्टिंग्स कलकत्ता पहुंचा, वहाँ पे डेविड एंडरसन से और काउंसिल के मेंबरों से काफ़ी विस्तार में इनकी चर्चा हो गई है। उसके बारे में बताऊंगा आगे। इस एक घटना पर पूरा एपिसोड मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ये मुदोजी भोसले और उसका जो लड़का था खंडोजी, उसके ऊपर। हाँ, क्योंकि उसमें क्या कहते हैं, मराठे शाही की सोच कम है, गॉसिपिंग थोड़ी ज़्यादा है। जनवरी 79 में संपूर्ण पराभव ब्रिटिशों का हुआ। मार्च में बुरहानपुर से गोडाड सूरत पहुंचा। यहाँ राघोबा ने महादजी सेना का हरिपंत केतकर को बेचारे का बिना वजह नर्मदा के घाटों पर खून करवाया, बताइए। वहाँ से और महादजी के डर से ये भगोड़ा राघोबा अपना ये परस्पर वहाँ से ही भाग कर गोडाड के कदमों में सूरत में जाके गिर गया। वो भी इतिहास आपको पता है। बाद में फिर राघोबा ने सूरत के रास्ते पर जाते समय एक बाल विवाह, ये चौथा में ब्राह्मण होके भी राघोबा ने 4 विवाह जो किए, इसमें से ये चौथा कब किया? 1780 में, मरने से मात्र 2-3 साल पहले। बताइए, अब आपको पता चला होगा कि मैं ठरकी इसे क्यों कहता था, है ना। मैंने बहुत ज़्यादा गाली राघोबा को दी है। आप भी सोचते होंगे यार इतनी नफरत, हाँ, इतनी नफरत राघोबा से क्यों? जो जितने भी कारण हैं बहुत सारे, उसमें से एक कारण ये है कि ये क्या था नाम, सदाशिव पेंडसे की लड़की से इसने राघोबा ने अपना चौथा विवाह करवाया। और वो हरामी राघोबा रास्ते में धार के किले में जो आनंदीबाई आश्रित थी ना अपने बच्चे के साथ, उसको भी अपने साथ लाया। और फिर ये जो परिवार है ये मंडलेश्वर पहुंचा है। पूर्व में अंग्रेज भारतीय सत्ताधिकारियों को पेशवाओं के योजना से अलग करने में जुट गई थी। ये तो हमने देखा है। बंगाल को, बनारस को, अवध को, निजाम को, नागपुर के भोसलों को स्वतः हेस्टिंग्स के पत्र से या हेस्टिंग्स की मुलाकातों से अंग्रेजी फौज तो पूर्ण प्रयत्न करती रही कि इन लोगों को नाना ने जो योजना बनाई थी अंग्रेज़ों के विरुद्ध, उससे दूर हटवाया जाए। वो कामयाब रहा। अब वैसे ही पुणे में भी आप देखते हो कि नाना ने भी अपने प्रयत्न शुरू कर दिए थे। पहले तो उसको वो निर्वासित दिल्ली वाला जो था गाजीउद्दीन, वो मिल गया। खैर,
उसको तुरंत मराठों ने अंकित कर लिया और कालपी के पास उसको जागीर भी भेंट कर दी। शाह आलम का लौंडा तो पुणे में ही आश्रित था। हैदर से भी मराठों ने फिर नजदीकियां बढ़ाई हैं। गोमांतक पोर्तुगीजों का स्नेह मराठों ने संपादन किया, क्योंकि उनसे भी संधि वार्ता कर ली। यानी वडगांव के बाद डच और फ्रेंच इन दोनों के पास मराठा गए हैं मित्रता करार करने के लिए, और किया भी। लेकिन ये सब नाना जब कर रहे थे, नागपुर के मुधोजी ने गोबर खा लिया। मुधोजी भोसले ने मात्र 15-16 लाख रुपए के लिए सारा प्लान अंग्रेजों के सामने खोल के रख दिया है। इसके बारे में मैंने विस्तार से आपसे बात की है, आपको याद होगा। दिल्ली में मित्रों तब हमारे वकील तो हिंगणे ही थे। गत कितने साल से 20-80 कम 80 साल से तो हिंगणे कुटुंबीय ही हमारे वकील रहे हैं मराठों के। तो दिल्ली में हिंगणे थे और कलकत्ता में वकील थे लाला सेवकराम। अंतर्गत कुरापति करने में वो दोनों दिल्ली और कोलकाता में जुट गए थे। दिल्ली में ये हमारा ठरकी शाह आलम, इस शाह आलम को प्रयत्न करके अंग्रेजी विरोधी बनाने में हिंगणे कामयाब हो गए। हेस्टिंग्स के मराठा नीति से फ्रांसिस जो था वो बड़ा नाराज हुआ था। तो हेस्टिंग्स और ब्रिटिश ऑफिसर फ्रांसिस का नाम मैंने 2-3 एपिसोड में लिया है पूर्व में, आपको याद आया होगा। यही फ्रांसिस के जो पत्र है बड़े तीखे पत्र है। तो ये हेस्टिंग्स और फ्रांसिस का वाद वहाँ काउंसिल मेंबर्स में चलता रहा, क्योंकि हर काउंसिल कमेटी की जो मीटिंग हो रही थी, इसमें मीटिंग खत्म होती थी इन दोनों के वादों को। इन दोनों के वाद को चलते ही ये मीटिंगें खत्म हो रही थी। ये वाद इतना बड़ा मित्रों कि इन दोनों के विशिष्ट को चलते वॉरेन और एक काउंसिल कमेटी मेंबर फ्रांसिस, इन दोनों ने काउंसिल की मीटिंग में ही एक दूसरे पर गोलियां चला दी। बताइए, दोनों जख्मी हो गए, कोई मरा नहीं है, वहां पे जख्मी हो गए। अब ये चल रहा था पूर्व में। पश्चिम में गोडाड़ अपने अहंकार को खाद पानी डालने में जुट गया था। फिर अमृतराव को लेकर गोडाड़ ने कर्णावती किला जीता। कर्णावती के बाद में दबई गया। दबई भी वो आसानी से जीत गया, क्योंकि फतेह सिंह गायकवाड़ का साथ बड़ौदा सेना भी अब गोडाड़ से जुड़ी थी। यहाँ पुणे से गुजरात को बचाने के लिए शिंदे और होलकर दोनों रवाना कर दिए। इन दोनों ने अंग्रेजों पर कहर बरपाया। 25,000 मराठे और सातपुड़ा पर्वतों की क्या कहते हैं रो, गनीमी कावा से मराठों ने गोडाड़ की अन्नान्न दशा कर दी। अन्न पानी दोनों से गोडाड़ को वंचित रखा, क्योंकि गोडाड़ की सेना जहां थी वहां का 25 किलोमीटर का परिधि में 25 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का इलाका मराठी सेना ने पूर्ण जला दिया था। क्योंकि अब मराठी सेना को अनुभव भी था गत साल का वडगांव का। अनाज और धान के सारे खेत अग्नि स्वाहा। उद्विग्न गोडाड़ ने 4 पत्र मुंबई लिखे हैं कि भाई किसी भी तरह मराठों से
आप संधि कर ले। इस युद्ध में जीते हुए गोडार्ड की पूर्ण हेकड़ी पूरी तरीके से मराठों ने निकाल दी है। गोडार्ड भी डर कर वहां से सूरत भाग गया है। वसई के लड्डू मन में अब सूरत जाके वो फोड़ने लगा था। यहाँ मुंबई के पास ये जो सीआर गोरे थे ना, ये चुप नहीं बैठे थे। गोडार्ड गुजरात में बिना अन्न पानी के परेशान था, तो महाराष्ट्र में मित्रों मुंबई से सटे ये अब कड़वा है, जो अभी ठाणे से नज़दीक है, मुंबई वालों को पता होगा। ये कड़वा और बेलापुर या नवी मुंबई में आजकल आता है। कड़वा और बेलापुर, यहाँ पे एक छोटे 2 मराठे किले थे। इन मराठों के किले पर अंग्रेज़ों ने धावा बोल दिया और दोनों किले जीत दिए। कैम्पबेल ने तो ठाणे के पास का जो पारसिक किला था वो भी जीत लिया। बेलापुर और पनवेल तक मराठों गोरों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया। मई 1780 में मुंबई से सटे बहुत बड़े इलाके पर अंग्रेज़ों ने अंतिमतः कब्जा कर लिया था। 1780 में सबसे महत्वपूर्ण, जहां अंग्रेज़ों का मुंह काला कर दिया गया, अमरनाथ के बगल में खड़ा 2000 साल से अजेय मलंगगढ़। अब इसकी विजयी गाथा क्या कहें, इसके बारे में तो मैंने बहुत आत्मीयता से आपको बताया है। इसके विजय गाथा मैंने 3 एपिसोड खर्चा करके आपके सामने रखी थी, आपको याद होगा। शायद जो नियमित श्रोता है उनके स्मरण में जरूर होगा। यहाँ मित्रों मलंगगढ़ के 1780 के आक्रमण में मराठों ने पहली बार मिसाइल अटैक का भी उपयोग किया है। जाहिर है भारतीय इतिहास ने मुसलंडों को टीपू को मिसाइल अटैक करने वाला माना है। आज भी हर एक, जितनी भी आप कौन सा भी मीडिया उठा लो, पुस्तकें उठा लो, हर एक में भाई मिसाइल का प्रयोग भारत में पहले किसने किया? टीपू ने किया। लेकिन पहली बार मित्रों मराठों ने ही मलंगगढ़ पर अग्निबाण का प्रयोग सफल तरीके से किया था। मुसलंडे तो वो टीपू का ही भजन गाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये वामपंथी कुत्ते हैं ना, जो हमारे चौराहे में कूड़ेदान पे बैठते हैं, वही कुत्ते ने ये टीपू का नाम उछाला है। फर्स्ट मिसाइल मैन टीपू। यूट्यूब पे पढ़ लो, देखो क्या आता है। मलंगगढ़ में जो हुआ उसकी सटीक जानकारी मेरे पास थी, जो मैंने आपको साझा की। लेकिन ये मिसाइल की टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र के बारे में ज़्यादा जानकारी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन इससे जुड़े सारे इतिहास को, यानी टीपू, मराठी, फ्रेंच का गठजोड़, इन दोनों से, टीपू से भी और मराठों से भी फ्रेंचों का जो गठजोड़ हुआ है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में मित्रों 1780 के बाद ही इन दोनों के पास मिसाइल आ गई थी, मराठे और टीपू। शंका उत्पन्न तो निश्चित हो जाती है, क्योंकि दोनों का फ्रांस के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र था। तो मेरे ख्याल से ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ही था, जिस टेक्नोलॉजी से मराठों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध और टीपू ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध पहली बार मिसाइल मारी है।
वंदे मातरम।